नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको एएनएम की नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कि हम लोग हेल्थ प्रमोशन की जो टॉपिक है वो शुरू किए हैं। तो जो भी कैंडिडेट बीटीएससी एएनएम 10,709 की तैयारी कर रहे हैं, उन सारे कैंडिडेटों के लिए ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अब तक एएनएम के एग्ज़ामों में पूछे गए हैं, चाहे वो बिहार एएनएम हो, चाहे यूपी एएनएम हो, चाहे झारखंड एएनएम हो, चाहे राजस्थान एएनएम हो, तो एएनएम से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम में अभी तक क्वेश्चन आए हैं, सारे क्वेश्चन आपके इसमें देखने को मिलेंगे। साथ ही जो ज़्यादातर आने की संभावनाएं हैं, वो सारा क्वेश्चन आपको दिया गया है, ताकि आप लोग कम जो क्वेश्चन है वो करके भी आप लोग एग्ज़ाम ईजिली निकाल सकें। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। और आप लोगों को जो पीडीएफ है वो भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जैसे कि उसके लिए हमने आपको व्हाट्सअप नंबर भी नोट करवाए थे कि इस पर आप लोग कांटेक्ट करिएगा, आपको जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट करिएगा तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन हम लोगों ने देख चुके थे कि हड्डियों के निर्माण के लिए आवश्यक है। तो हम हड्डी और यदि दांत की बात करें तो इन दोनों के लिए कैल्शियम जो आवश्यक है उनके निर्माण के लिए। यदि कैल्शियम की कमी होती है तो हड्डी और दांत दोनों की क्षय होती है, उसकी मतलब उसमें त्रुटियाँ आती है। तो इनके लिए क्या होता है, कैल्शियम उसके निर्माण के लिए आवश्यक मानी जाती है। और हड्डी से रिलेटेड हमने पिछले वीडियो में 2 और प्रश्न बताए थे कि किस तरीके से हड्डी से रिलेटेड और क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या होती है, तो कान की हड्डी होती है। कान की जो स्टेपीज हड्डी होती है, स्टेपीज हड्डी को शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहा जाता है, जो कि कान में पाया जाता है। कान में अमूमन 3 हड्डी पाए जाते हैं, उसमें सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है। वही यदि हम बात करें तो फीमर जांघ की हड्डी होती है, जो कि सबसे बड़ी हड्डी इसको माना जाता है, जो कि जांघ में होते हैं। तो इस तरीके से हड्डी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग सारा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लीजिएगा। किसी भी तरीके से क्वेश्चन अराइज होंगे तो वहाँ से हम आपको उस टाइप का सवाल पर डिस्कस ज़रूर करेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि हार्मोन के निर्माण करती है। तो हार्मोन किसके कारण निर्माण होती है, किससे निर्माण होती है, तो हार्मोन आयोडीन से क्या होती है, निर्माण होती है। तो हार्मोन के निर्माण में क्या सहायक है, आयोडीन। अगला क्वेश्चन है कि चयापचय जो मोटाबोलिज्म की क्रिया को जो नियंत्रण करती है, वो नियंत्रण रखता है, वो क्या है। जो मेटाबॉलिज्म की क्रिया को नियंत्रण रखता है उसका नाम पूछ रहा है कि वो क्या होती है। तो उसकी हम यदि बात करें तो वो क्या है, संतुलित भोजन ही मेटाबॉलिज्म की क्रिया को क्या करता है, नियंत्रित कर रखता है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि किसकी कमी से हाइपोथायराइडिज्म रोग होता है। तो हाइपोथायराइडिज्म रोग की हम यदि बात करें तो वो आयोडीन के कमी से ही होते हैं। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आयोडीन ही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि समान मनुष्य को प्रतिदिन कितनी कैलोरी शक्ति की आवश्यकता होती है। मतलब प्रतिदिन उसको कितने कैलोरी ऊर्जा की जो शक्ति है उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो यदि इस मनुष्य शरीर में देखा जाए तो सामान्य मनुष्य जो स्वस्थ मनुष्य है उसको 2700 से 3000 कैलोरी की क्या होती है, ज़रूरत पड़ती है प्रतिदिन। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों में कुपोषण से होने वाला रोग का नाम बताएं। तो कुपोषण आप लोग जानते हैं। तो कुपोषण की यदि हम बात करें तो कुपोषण से होने वाला रोग क्या है, अमीनिया भी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, और भी रोग होते हैं लेकिन अमीनिया उसका प्रमुख रोग है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, जो कि बच्चों में कुपोषण के कारण ये रोग होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों में कुपोषण से उत्पन्न अंधापन रोकने के लिए पिलाना चाहिए। जो बच्चों में जैसे कि कुपोषण के कारण उसमें अंधापन आ जाती है तो उसको रोकने के लिए क्या पिलाना चाहिए। तो उसके लिए विटामिन ए की घोल होती है वो पिलाया जाता है। क्या पिलाया जाता है, तो विटामिन ए की घोल पिलाया जाता है। और बीटीएससी ने जो आप लोगों का सिलेबस डिफाइन किया है वो बिल्कुल आप लोगों के जो यूज है उसी के
हिसाब से डिसाइड किया गया है। जैसे कि पहले बहुत सारे एएनएम के एग्ज़ाम में भी जीके जीएस पूछ दिया जाता था, जनरल रीजनिंग भी पूछ दिया जाता है, लेकिन आप लोगों में ये सब हटा दिया गया है और रीजनिंग सब हटा दिया है, मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड सब हटा दिया है। तो आपके लिए बहुत इजी हो गया है, क्योंकि यदि ये सब शामिल किए जाते तो आप लोगों को दिक्कतें बढ़ जाती, क्योंकि उसको भी एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ते। लेकिन बीटीएससी ने उन सबको ऐड नहीं किया है अपने सिलेबस में। और आप लोगों ने सिलेबस आई थिंक देखे होंगे और सिलेबस डाउनलोड भी बीटीएससी की वेबसाइट से कर लिए होंगे, नहीं तो आपको पीडीएफ में बीटीएससी का सिलेबस भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो आप लोगों को जब तक एग्ज़ाम होंगे तब तक आप लोगों को अपना एफ़र्ट लगाना है, क्योंकि एग्ज़ाम का आपको निकालना है और एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको थोड़ी सी 2 से 3 महीना, जब तक आप लोगों को एग्ज़ाम का डेट नहीं आता तब तक मेहनत करने होंगे। और यही 2 से 3 महीना आप लोगों के 60 साल का जॉब डिसाइड करेंगे, क्योंकि जो बीटीएससी की जो जॉब है वो परमानेंट जॉब है। ये आप सबको पता है कि जिसको हो जाएगा उसको परमानेंट जॉब है। परमानेंट जॉब में जैसे कि संविदा एएनएम कर्मियों को थोड़ा सा अपने सीनियर से बात भी सुनने पड़ते हैं, बहुत सारा कुछ होते हैं, तो वो सब आप लोगों को नहीं झेलने पड़ेंगे। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करने होंगे और आपके लिए हम तैयार हैं। तो आपको भी थोड़ा सा साथ देने होंगे और आप लोगों को भी मेहनत करने होंगे, ताकि आप अपना जो एक सीट है वो पक्का कर सके। और हो जाएंगे, सबके हो जाएंगे। बहुत सारे सीट है, 10,000 कम नहीं होती है। और इसमें ऐसा नहीं है कि सब फिल करेंगे, इसमें जो एएनएम का कोर्स किए हुए हैं वही कर पाएंगे, तो आप लोगों का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 माह तक बच्चों का उत्तम आहार क्या होता है। तो ये सब तो आप लोग तो भली भांति जानते होंगे। फर्स्ट है कि स्तनपान, दूसरा है गाय या बाहरी दूध, और तीसरा है कि अर्ध ठोस आहार, या इनमें से सभी। तो सभी तो नहीं होगा। जो 6 मास तक के बच्चे के लिए उत्तम भोजन की यदि हम बात करें तो वो क्या होती है, स्तनपान ही होती है। वो कहते हैं ना कि जब बच्चा छोटे होते हैं तो उसको माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। अगला उसी से जुड़ी अगला क्वेश्चन है कि माँ के प्रथम दूध को कहते हैं क्या, फेनोस, पीला दूध या कोलेस्ट्रॉम। तो माँ के जो दूध होती है उसको क्या कहा जाता है, कोलेस्ट्रॉम। क्या कहा जाता है, कोलेस्ट्रॉम। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों को तौलने वाली मशीन को क्या कहा जाता है। जैसे कि बच्चे की कितना वज़न है ये भी देखा जाता है, कि जो बच्चा जन्म लिया वो कितना, अमूमन जो उसकी सामान्य रेशियो होती है उसके अनुसार है, या उससे कम है या उससे ज़्यादा है, ये देखे जाते हैं। तो उस तराजू को क्या कहते हैं, तो वेइंग मशीन कहते हैं। क्या कहते हैं, वेइंग मशीन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रोज़ाना प्रति किलोग्राम वजन के हिसाब से कितने कैलोरी की ज़रूरत होती है। मतलब कि अभी हमने एक क्वेश्चन और देखे थे कैलोरी के हिसाब से, कि मतलब सामान्य प्रतिदिन कैलोरी शक्ति, कितनी कैलोरी शक्ति की ज़रूरत पड़ती है। ये कह रहा है कि रोज़ाना कितनी किलोग्राम कैलोरी वज़न की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें हम यदि देखा जाए तो इसका क्या हो जाएगा कि 120 कैलोरी हम लोगों की ज़रूरत पड़ती है प्रतिदिन किलोग्राम के वज़न से। अगला है कि माँ एवं बच्चे के कुपोषण से बचने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम का नाम क्या होता है। माँ और बच्चे के जो कुपोषण से बचने के लिए जो कार्यक्रम चलाया जाता है उस कार्यक्रम को क्या कहते हैं। तो उसको हम यदि बात करें तो उसका क्या कहते हैं, पोषाहार कार्यक्रम। क्या कहता है, ANP, पोषाहार कार्यक्रम की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है। तो कोशिकाओं के जो समूह आता है उसे टिश्यू कहा जाता है, क्या, उत्तक कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और ये आपका इजी सवाल है जो कि आपने 10th में भी पढ़े होंगे कि कोशिकाओं के जो समूह होते हैं उसको क्या कहते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है, उत्तक कहा जाता है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका से ही रिलेटेड है, क्योंकि कोशिका से वो और भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका का जीवन आधार।
जो कोशिका का जीवन आधार है वो किस पे होती है, किस पे निर्भर होती है? जीव द्रव्य पे, केंद्रक पे, या इनमें से कोई नहीं, या और भी कुछ ऑप्शन है? तो कोशिका का जो जीवन आधार होता है वो किस पे निर्भर होती है? तो जीव द्रव्य पे। किस पे होती है? जीव द्रव्य पे इनका जीवन आधार जो यदि माना जाए तो इसी पे क्या होती है? निर्भर होती है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या क्या होती है? तो मानव शरीर में कुल हड्डी की संख्या कितनी होती है? तो 206 होती है। तो मानव शरीर में ये मतलब कि अलग अवस्था के अनुसार भी होते हैं। जो बच्चे होते हैं उसमें 308 होते हैं, लेकिन धीरे धीरे 2 हड्डियाँ उसमें जुड़ जाते हैं तो उसको कुल संख्या कितनी हो जाती है? तो 206 हो जाते हैं। और हड्डी से संबंधित और भी हमने आपको क्वेश्चन बता दिया है फर्स्ट में ही कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या होती है, छोटी हड्डी क्या होती है। बड़ी हड्डी हमने जांघ की हड्डी फीमर के बारे में जाने, उसके बाद छोटी हड्डी हमने स्टेपीज के बारे में जाने। और हड्डी और यदि हम दांत की बात करें तो उसमें क्या किसकी मात्रा होती है? कैल्शियम से उसका जो निर्माण है वो अमूमन देखे जाते हैं और उसी की कमी के कारण उसका क्षय भी होता है। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन आज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने देखे, और बहुत ज़्यादा लंबा सेशन नहीं लेंगे ताकि आप लोगों को भी बोरिंग ना लगे, आप लोग भी हंसते खेलते सेशन को जो पूरा वॉच करें वीडियो को। और आप लोग थोड़ा वीडियो देखिएगा तो आपको ऑटोमेटिक ऐसे लग रहा होगा कि याद नहीं हो रहा है, लेकिन एक बार देखिएगा फिर कभी रिवाइज करिएगा तो आपको ऑटोमेटिक एग्ज़ाम हॉल में आपके जो ऑप्शन रहेंगे उसमें आपको आ जाएगा कि नहीं ये ऑप्शन होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं माइंड में सेट हो जाता है कि इसका आंसर ये होंगे। और ये ऑब्जेक्टिव है, पूरी फुल्ली ऑब्जेक्टिव है, तो आप लोगों को इस पर थोड़ा सा ध्यान देकर और थोड़ा सा दिमाग पे जोर देकर आप लोग देखिएगा तो आपको निश्चित रूप से ये माइंड में आ जाएंगे कि कहाँ किसका आंसर क्या होंगे। और PDF आपको जैसे मिलेंगे तो आप एक बार 2 बार रिवाइज करिएगा तो आपको और भी ईजी हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।